हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिसमें हम दो लोग 2011 से 2023 के क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्तों, ऑलरेडी हमने 2013 का 60 क्वेश्चन, 2014 का 100 क्वेश्चन और 2015 का 50 क्वेश्चन कर लिए, मतलब 210 क्वेश्चन के आसपास अभी हम लोग तक कर चुके हैं। ठीक, आज हम लोग 2015 के क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं जीरो आई इसका चैनल और इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल बर्नवाल है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हो मेरा यूपीएससी मैंने जब इंटरव्यू दिया था उस समय का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है 2015 का 50 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ठीक है, तो एक तरफ हमारा इंग्लिश का पीडीएफ है और दूसरी तरफ हिंदी का पीडीएफ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 51 से 51 से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों इंग्लिश में, और ये क्वेश्चन 51 है हिंदी में। बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है। ठीक है, आधुनिक भारत का है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि कैबिनेट मिशन था क्या। तो आपको पता है कि कैबिनेट मिशन जो है दोस्तों तब लाया गया था जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था और अंग्रेज को लगा था कि अब जो है भारत पे हम लोग शासन नहीं कर सकते। तब उन लोगों ने कैबिनेट मिशन लाया, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलवाना था। ठीक है, तो जब लाया गया कैबिनेट मिशन तो उसमें ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। ठीक है, तो इनके शासनकाल में कैबिनेट मिशन लाया गया। कैबिनेट मिशन में कैबिनेट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो मिशन लाया गया था, ये जो उसमें 3 जो है कैबिनेट मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, इसीलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन पड़ा। तो इसमें 3 लोग थे। एक थे हमारे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, एक थे हमारे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन वाला वही स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा थे हमारे अलेक्जेंडर साहब। तो 3 लोग जो थे उनके अंडर में थे, कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। ठीक है, और कैबिनेट मिशन के जो चेयरमैन थे वो थे हमारे कौन, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो 3 लोग इसके मेंबर थे, अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, लेकिन पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के चेयरमैन थे। इतना समझ में आ गया। ठीक है, लाया क्यों था, ताकि भारत को आज़ादी दिया जा सके। ठीक है, इस समय जो भारत के वाइसराय थे उसका नाम था लॉर्ड वेवेल, ये भी याद रखिएगा। तो लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में ये सारा चीज़ चल रहा है, और कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता किए थे पैथिक लॉरेंस, और क्लीमेंट एटली उसमें ब्रिटेन के थे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो जब कैबिनेट मिशन आया भारत में, ठीक है, 1946 में, ठीक है, तो उसका जो मकसद था वो यही था कि भारत को एक संविधान देना, एक समझौता लाना, ताकि भारत के जो नेता है वो एक संविधान बनाए। ठीक है, और एक अंतरिम सरकार का भी गठन करना इसका मकसद था, कि जब तक आज़ादी नहीं मिले तब तक एक सरकार बन जाए, वो भारत का शासन करे, ये इसका मकसद था। तो जब 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है भारत में, ठीक है, तो ये जितने भी उस समय के नेता थे मुस्लिम लीग के, कांग्रेस के, उससे डिस्कशन करता है 2 मुद्दों पे, कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगा, जो अंतरिम सरकार बनेगा, वो कैसा होगा, क्या उसका नेचर होगा, कौन कौन से होंगे, और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो किस तरह से बनेगा। तो 2 चीज़ों पे इनका डिस्कशन होता है। ठीक है, लेकिन जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस कोई समझौता नहीं कर पाते हैं इन 2 मुद्दों पे, तब जाके कैबिनेट मिशन जो है अपना प्रस्ताव लेके आता है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन का हम लोग प्रस्ताव देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन ने ये बोला कि सबसे पहले इसने बोला कि पाकिस्तान जो है का डिमांड जो है वो अस्वीकार कर दिया। ये बोला कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान का मांग था कि जहाँ जहाँ मुस्लिम है वहाँ वहाँ बना लो। लेकिन इसने बोला कि यार अगर हम बना ले पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो अभी का बांग्लादेश है, तो कैसे कम्युनिकेशन होगा दोनों में। तो इसने उस आधार पे उस पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार कर दिया। दूसरा बोला कि ऐसा थोड़ी है कि जिस एरिया में मुस्लिम रहते हैं उसमें और लोग नहीं रहते हैं। अगर हम वेस्ट पाकिस्तान का बात करेंगे तो इसमें सिख लोग भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। इसमें बात करेंगे तो इसमें भी हिंदू रहते हैं। तो हम किस आधार पे बांटेंगे। तो इसलिए इन्होंने पाकिस्तान के डिमांड को स्वीकार मतलब रिजेक्ट कर दिया। प्लस इसने बोला कि जो आर्मी को भी बंटवारा करना पड़ेगा, और आर्मी का हम लोग बंटवारा करेंगे तो ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। इसलिए इसने पाकिस्तान के डिमांड को कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया। इसने जो भी प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, उसको उन्होंने 3 ग्रुप में बांटा। कौन, कैबिनेट मिशन ने। ग्रुप ए में,
ग्रुप बी में और ग्रुप सी में। तो प्रोविंसेस को इन्होंने 3 भाग में बांटा, ठीक है। तो बी का अगर बात करेंगे तो भारत का जो नॉर्थ वेस्ट है, जैसे पंजाब है, सिंध है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP और बलूचिस्तान, इसको रखा गया ग्रुप बी में। और ग्रुप सी में रखा गया हमारे असम को और बंगाल को, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि अब इसी को हम लोगों ने बाद में पाकिस्तान बनाया, बी और सी को। तो इसने लेकिन उसका डिमांड को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन इसको इस तरह से इन्होंने ग्रुपिंग किया कि लग रहा था कि ये अब देश को आज़ाद मतलब बंटवारा करेगा, ठीक है। इसलिए कैबिनेट मिशन को बोलते हैं कि ये ब्लू प्रिंट था पार्टीशन का। इसने ऊपर ऊपर तो बोल दिया कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, लेकिन इस तरह से बांट दिया प्रांतों को कि लग रहा था कि पाकिस्तान को लोग क्रिएट करना चाहता है, लेकिन ऊपर ऊपर बोल दिया नहीं। ग्रुप ए में इसने रखा मद्रास को, सेंट्रल प्रोविंस जो हमारा MP है वो, यूनाइटेड प्रोविंस जो उत्तर प्रदेश है वो, ठीक है, बिहार, बॉम्बे और उड़ीसा। तो इसको इसने ग्रुप ए में रखा, ठीक है। समझ में आ गया। तो प्रांतों को इसने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ABC, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें टोटल 389 मेंबर होंगे, ठीक है। संविधान सभा ने बनाने को बोला, जिसमें 389 मेंबर होंगे, जिसमें से 292 हमारे प्रांत से आएंगे और हमारा जो कितना बचा 93 जो है वो आएंगे आपके राजवाड़े से, राजवाड़े से, प्रिंसली स्टेट से। और जो 4 हैं वो आएंगे ब्रिटेन के प्रोविंसेस से, ब्रिटेन प्रोविंस से, ठीक है, मतलब कमिश्नर से। तो प्रांत जो थे वो 292, राजा के एरिया से 93, और जो डायरेक्टली ब्रिटेन जिस पे शासन करता था, जिस पे ब्रिटेन का गवर्नर बैठता था इंडिया में, है ना, गवर्नर और वाइसराय, उसके अंडर में था, जिसको ब्रिटिश प्रोविंसेस बोलते हैं। उससे जो 4 लोग आएंगे और टोटल हो गया 389। यही लोग मिलकर संविधान सभा बनाएगा और वही संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगा, ठीक है। ये बोला गया कि जो प्रांत हैं, ठीक है, जो प्रांत है, जो प्रोविंस है, ठीक है, वो ग्रुप में बैठेंगे। ए वाले एक साथ बैठेंगे, बी वाले एक साथ बैठेंगे और सी वाले एक साथ बैठेंगे। और जब अपना प्रोविंस ये लोग अपना संविधान सभा बनाएंगे, जब अपना बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रुप बी जब अपना बनाएगा, सी जब अपना बनाएगा, ए तो अपना बनाएगा, तो ये स्वतंत्र है अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग बनाने के लिए। लेकिन जब ये भारत का संविधान बनाएगा तो तीनों जो है साथ में बैठ के बनाएगा, तो याद रखिएगा ये वाला। इसके अलावा इसने ये बोला दोस्तों कि जो डिफेंस है, जो हमारा रक्षा है, जो कम्युनिकेशन है, जो संचार का साधन है, और जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये रहेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। किसके अंदर में? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, केंद्र सरकार के अंदर में, ठीक है। और इसने ये बोला कि बाकी जो चीज़ है ना, ठीक है, बाकी जो चीज़ है उसको आप राज्यों को दे दो, प्रांतों को दे दो। और जो रेसिडुअरी चीज़ है, ठीक है, वो भी किसको दे दो? प्रांतों को। मतलब ये प्रांतों को ज़्यादा पावर दे रहा था, ठीक है। लेकिन अभी भी जो सरकार थी वो यूनिटरी ही थी, एकांकी सरकार ही थी, ठीक है। समझ रहे हो? समझ गए कि नहीं? इतना बताइए। प्लस इसने अंतरिम गवर्नमेंट के बारे में भी चर्चा किया कि जब तक पार्टीशन नहीं होता है तब तक भारत में इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार होना चाहिए। और भारत में बना भी अंतरिम गवर्नमेंट, जिसमें मुस्लिम लीग भी थे और कांग्रेस भी था। लेकिन लियाकत अली खान जो है विरोध कर रहा था, उसको फाइनेंस मिनिस्टर था, हर बिल का विरोध कर रहा, पैसा नहीं दे रहा था, रिलीज नहीं कर रहा था, इसीलिए उसका बहुत विरोध हुआ था इंटरिम गवर्नमेंट में। फिर जाके उसको इतना फोर्स हुआ कि वो छोड़ दिया इंटरिम गवर्नमेंट, और फिर जाके पाकिस्तान का जो है डिमांड आगे बढ़ा और फिर फाइनली पाकिस्तान बना। तो जब हमारा जो कैबिनेट मिशन बोला था कि जो ग्रुपिंग होगा, ग्रुप ABC जो है वो बनाना पड़ेगा, तो नेहरू बोले ना कि देखो ये जो ग्रुपिंग है ना वो वॉलेंटरी है, अगर बनाना है तो बना लो, नहीं बनाना है तो मत बना लो, ठीक है। लेकिन जीना अड़ गया, जीना बोला कि नहीं ग्रुपिंग बनाना ही पड़ेगा। जीना क्यों फेवर में था ग्रुपिंग का? कि आपको पता है कि B और C जो है वो पाकिस्तान के जैसा आपको दिख रहा है,
दिख रहा है कि नहीं। बी में कौन था आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब जो था नॉर्थ वेस्ट, NWAP सिंध बलूचिस्तान। और सी में कौन था असम बंगाल। तो जिन्ना बोला कि नहीं ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये लेकिन नेहरू जी बोले कि नहीं, ग्रुपिंग जो है वो वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है, बनाना है तो बनाओ नहीं तो नहीं। और जिन्ना अड़ गया नहीं बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब जिन्ना देखा कि मेरा बात कमज़ोर हो रहा है तो उसने स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 29 जुलाई। मतलब डायरेक्ट आप जो है हिंसा करो और पाकिस्तान बनवाओ, इसका जो है जिन्ना ने डिमांड शुरू कर दिया, ठीक है। तब मजबूरनवश बहुत सारी जगह हिंसा हुआ, बहुत भयंकर हिंसा हुआ। फिर सरदार पटेल कांग्रेस के प्रथम नेता थे, जब इतना हिंसा देखे तो उनसे रहा नहीं गया कि बोले कि यार जब लोग अपने अपने को मार रहे हैं तो साथ में रहने से फिर क्या फ़ायदा है। तो फिर जो मतलब बेमन से दुख से उन्होंने बोला कि ठीक है भारत को दो टुकड़ों में बांट दो, फिर जाके पाकिस्तान का उदय हुआ। समझ रहे हो, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरह का आपको पूरा याद रखना है। तो अब देखिए जो मैंने अभी आपको बताया जो जो चीज़, उसी से अब ये इतना सारा चीज़ बताया, अब इससे देखिए आपको क्वेश्चन बनाना है। तो पहला देखिए क्या बोल रहा है कि इट रिकमेंडेड ए फेडरल गवर्नमेंट। हाँ इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट बनना बोलने का बात किया कि लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, सेंटर लिस्ट को डिफेंस विफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट दे दो, बाकी राज्य सरकार को दे दो, है ना। तो ये सही बात है, फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बात किया था। फिर बोल रहा है कि इट इनलार्ज द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट। मैंने कहीं भी आपको कोर्ट के बारे में बताया नहीं बताया, तो मतलब ये गलत नहीं होगा कि इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। फिर बोला इट प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियंस इन द इंडियन सिविल सर्विस। ये भी ऐसा बात नहीं है। यहाँ तो अब बात हो गया कि अब भारत को आज़ादी चाहिए, तो अब मतलब कोई भी अधिकारी जो है अंग्रेज का नहीं रहेगा, यही हुआ ना। अब आज़ादी दे देंगे तो भारत अपने हिसाब से सब करेगा, तो ये भी उसका बात नहीं कर रहा था। तो 51 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी मैंने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिया वो आप याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। 52 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज ए क्लाइमेट, ठीक है, दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट एंड आर्कटिक, ठीक है। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। देखिए ट्रॉपिकल का मतलब क्या होगा, जहाँ पे थोड़ा गर्मी वर्मी रहना चाहिए। सब ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पे ज़्यादा उतना गर्मी वर्मी नहीं रहे, नॉर्मल रहे। टेम्परेट मतलब गर्मी सर्दी दोनों बराबर। आर्कटिक मतलब बहुत ठंडा। मतलब ऐसा हमको नेशनल पार्क बताना है जहाँ पे गर्मी भी पड़े, ठंड भी पड़े, मस्त मौसम भी हो वो। तो सबसे पहले बताइए जो कंचनजंगा है ये कहाँ है हमारा, सिक्किम में है कंचनजंगा। और सिक्किम आपको पता है कितना ऊंचा हाइट पे है, कंचनजंगा भी। तो वहाँ पे हाइट पे आपको गर्मी दिखेगा, उष्ण कटिबंधीय मिलेगा नहीं मिलेगा, वहाँ तो बर्फ़ और जमा रहता है, ठीक है। समझ रहे हो, तो ये नहीं होगा। और मैंने आपको कंचनजंगा के बारे में बताया था भी था कि ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मिक्स वाला, ठीक है। समझ गया। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल तो नहीं मिलेगा। फिर आप देखिए नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है दोस्तों, ये उत्तराखंड में है। जब मैंने आपको यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाया था तो बात किया था कि नंदा देवी उसके अंदर में आता है, ठीक है। ये उत्तराखंड में गर्मी होता है, ट्रॉपिकल एरिया होगा वहाँ पे, नहीं होगा। पहाड़ में भी है उत्तराखंड। चमोली आपने सुना होगा, जो चमोली में भूस्खलन हुआ था, ठंडा एरिया है वो, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी भारत में बायोस्फीयर भी रिजर्व है, ये गलत हो गया। अब न्योरा वैली बचा और नामदफा बचा, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि जो ईस्टर्न हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय, हिमालय दो तरफ है, एक है ईस्ट वाला और एक है वेस्ट वाला। तो ईस्ट का जो हिमालय है वो आपको धीरे धीरे हाइट बढ़ता है इसका, ठीक है। और वेस्ट वाला है वो तुरंत से बढ़ जाता है, ठीक है। जिसके कारण ईस्ट वाला में आपको एक लेयर दिखेगा पहाड़ का, जिसके कारण आपको अलग अलग हाइट पे अलग अलग क्लाइमेट मिलेगा। तो वहाँ पे ट्रॉपिकल भी मिलेगा, सब ट्रॉपिकल भी मिलेगा, टेम्परेट भी मिलेगा, आर्कटिक भी मिलेगा। कहाँ पे, नामदफा में। नामदफा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। और आपने सुना भी होगा नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल, एक ऐसा उड़ता गिलहरी, उड़ता तो नहीं है लेकिन लंबा लंबा छलांग लगाता है, तो आपको लगता है उड़ रहा है। तो वहाँ पे मिलता है नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। कहाँ पे मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हमारा
आंसर हो गया। समझ में आया? तो जो आपका नेवरा वैली है, ठीक है, तो जो नेवरा वैली है दोस्तों ये है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में तो आपको आर्कटिक नहीं मिलेगा, आर्कटिक वो जो ठंडा क्षेत्र, ठीक है, ना ही आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल तो मिलेगा, लेकिन आर्कटिक वहाँ पे आपको दोस्तों नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो होगा 52 का ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक एक करके हम सभी नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि सेम क्वेश्चन, ठीक है, यूपीएससी ने आपको रिपीट भी किया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं क्यों बोलता हूँ कि यूपीएससी के पीवाईक्यू को करना बहुत ज़रूरी है और एक एक ऑप्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2019 का पेपर है, ठीक है, यूपीएससी का प्रीलिम्स का 2019 का पेपर है। जब इसके आप नीचे नीचे आएंगे और क्वेश्चन नंबर आया था शायद 15 या 17 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर जब 18 देखेंगे तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। इंग्लिश वाला पढ़िए। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन, मानस, नामदफा, न्योरा वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स। ये बताइए दोस्तों, ये ऑप्शन रिपीटेड था कि नहीं 15 में, और न्योरा वैली था कि नहीं था? देखिए आप फिर से देखिए, न्योरा वैली था, नामदफा था, और नंदा देवी जो पढ़ेगा तो उसके बगल में ही आपका वैली ऑफ फ्लावर है उत्तराखंड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें टेम्परेट मिलेगा, मतलब शीतोष्ण ठंडा ठंडा एरिया। तो ये बताइए, और वो कम्प्लीटली पूरी तरह से, मतलब जिसमें ट्रॉपिकल नहीं है। मानस कहाँ है? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी के इर्द गिर्द, मानस नदी के आसपास, तो वहाँ पे आपको तो गर्मी रहेगा, तो ये तो गया। फिर मैंने भी आपको बताया नामदफा में आपको ट्रॉपिकल भी मिलता है, तो ये भी ऑप्शन गया। न्योरा वैली वेस्ट बंगाल में भी है, यहाँ भी गर्मी गर्मी रहता है, ठंडा भी रहता है, गर्मी भी रहता है, टेम्परेट नहीं रहता है, सिर्फ टेम्परेट बोला है, तो बचा क्या? वैली ऑफ फ्लावर। तो ये आंसर हो गया। तो सेम क्वेश्चन वही तो पूछा है। अगर आपने 2015 का पेपर अच्छे से अगर सॉल्व कर लेता तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या था? हलवा था कि नहीं था? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है। आसान था है कि नहीं पेपर, है ना? तो अब देखिए 2015 का क्वेश्चन। अब एक एक करके हम लोग सारे ऑप्शंस के बारे में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है, तो जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, ठीक है, हम इसको यहाँ मिटाते हैं और एक एक करके हर ऑप्शन के बारे में आपको बताते हैं। तो जो नंदा देवी नेशनल पार्क है दोस्तों, ये है हमारा उत्तराखंड में। तो जो हमारा वैली ऑफ फ्लावर है ना, उत्तराखंड के बगल में, उत्तराखंड में ही है वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, उसके बगल में नंदा देवी नेशनल पार्क है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर जो नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, उसी के बगल में नंदा देवी नेशनल पार्क है, ठीक है। दोनों नेशनल पार्क में लगभग जो क्लाइमेट है, जलवायु है, एक जैसा है, ठंडा ठंडा, ठीक है। यहाँ पे आपको कस्तूरी हिरन मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मस्क डियर। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उसके बाद यहाँ पे स्नो लेपर्ड भी मिलता है, हिम तेंदुआ, ठंडा जगह है तो ये मिलेगा। यहाँ पे आपको भूरे कलर का बियर मिलता है, ये सब ठंडा एरिया में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर का भेड़ भी मिलेगा, ये सब ठंडा ठंडा मिलता है, ये आपको याद रखना है। हो गया। यहाँ पे आपको मेनली रेयर पक्षी मिलेगा, ठंडा वाला पक्षी जो कहीं नहीं मिलता है, ठीक है, समझ में आया। और नंदा देवी के बारे में भी वही है, वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में भी वही है, दोनों ठंडा ठंडा एरिया में रहता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने नंदा देवी पढ़ा वैली ऑफ फ्लावर, तो एक क्वेश्चन क्या आया? मस्क डियर आया कि नहीं आया? अब देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी 2020 का है, दिख रहा है आपको, प्रीलिम्स का। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सार्वजनिक संभावनीय स्थान है जहाँ पे कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? तो मैंने बताया कस्तूरी मृग कहाँ मिलता है? ठंडे एरिया में। ठंडा एरिया मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहीं पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमको पहचाना है कि उत्तराखंड या ठंडा एरिया कौन सा है। क्वेश्चन लिंक है नहीं कि देखिए 15 में क्वेश्चन पूछा, फिर 19 में भी उसी से टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, और फिर देखिए 20 में क्वेश्चन, तो तीनों क्वेश्चन लिंक है कि नहीं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे तो आपको मैंने जितना भी चीज़ अच्छे अच्छे बताऊंगा आपको आसानी से प्रीलिम्स 2024 का निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें देखिए बोल रहा है मानस, मानस कहाँ है? आसाम में। आसाम में ठंडा है नहीं है? काट दीजिए, 2 ऑप्शन चला गया।
आप पता है गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में। दो तो होगा, ठीक है। और अस्कोट और किशनपुर में आपने बचा। इसका मतलब आपने छाँट तो लिया ना, या तो 1-2 होगा या तो 2-3 होगा, क्योंकि 2 तो रहना ही है। या तो ए ऑप्शन होगा या तो बी ऑप्शन। और जब हम 2020 का क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको, तब किशनपुर के बारे में अच्छे से बता देंगे, अस्कोट के बारे में बताएंगे, तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूज करना है। उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि इस टॉपिक को कितना डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं दोबारा 2015 के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नंदा देवी के बारे में बता दिया, ये सारा जानवर इसमें भी दोस्तों मिलता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नामदफा नेशनल पार्क के बारे में, तो नामदफा जो नेशनल पार्क है दोस्तों, ये कहाँ है? हमारा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और बोला जाता है ये चौथा सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है भारत का। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा भारत का नेशनल पार्क है। ठीक है, आपने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में मैंने आपको इन्वायरमेंट में पढ़ाया था, नॉर्मन मेयर्स ये सब के बारे में डिस्कस किया था। तो भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, जिसमें से एक जो है अरुणाचल प्रदेश जो है ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है, तो नामदफा भी उसके अंदर में आता है। तो ये भी भारत का बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। ठीक है, ये जो नेशनल पार्क है दोस्तों, उसके एक तरफ हमारा दाफा बूम पास है, पहाड़ी है, दाफा बूम पहाड़ी। ठीक है, जो मिसमी हिल्स में है, मिसमी हिल्स। और दूसरी तरफ हमारे पास पटकाई पहाड़ी है, पटकाई रेंज। ठीक है, तो एक तरफ हमारे पास दाफा बूम पहाड़ी है जो मिसमी पहाड़ी का एक पार्ट है। ठीक है, और दूसरी तरफ पटकाई रेंज पहाड़ी है, उनके बीच में ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पे एक नदी गुजरती है नामदफा नेशनल पार्क से, जिसका नाम है नोवा दिहंग। क्या नाम है? नोवा दिहिंग नदी, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल मिलता है। यहाँ भी आपको जंगली आपका जो सुअर, मस्क डियर यहाँ भी मिलता है, कि ठंडा जगह है। ठीक है ना, लेकिन देखिए ऑप्शन में वहाँ पे नामदफा नहीं होगा। देखिए देखिए इसमें नामदफा नहीं है ना ऑप्शन में, क्योंकि नामदफा भी ठंडा है, तो वहाँ भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन बताया गया सब गर्म गर्म जगह है, कि नहीं? मानस देख लीजिए। ठीक है, तो नामदफा भी थोड़ा ठंडा एरिया है, वहाँ भी आपको मिलेगा ये सारा चीज़। ठीक है, टेम्परेट एरिया में आता है नामदफा। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिकल भी मिलेगा, टेम्परेट भी मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया नामदफा के बारे में। यहाँ पे नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल भी मिलता है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो हमने नंदा देवी के बारे में पढ़ लिया, हमने नामदफा के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अगर मैं न्योरा वैली की बात करूं दोस्तों, तो न्योरा वैली जो है वो आपका है वेस्ट बंगाल में। कहाँ है ये? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, न्योरा वैली कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ठीक, यहाँ पे न्योरा नदी बहती है, इसीलिए नाम है न्योरा घाटी। वैली मतलब घाटी, तो न्योरा नदी यहाँ पे बहती है। ठीक, और वेस्ट बंगाल में यहाँ पे बहुत घना जंगल आपको मिलेगा, बहुत घना जंगल है, क्योंकि पानी वानी यहाँ पे ठीक ठाक होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन ट्री मिलता है उसको बोलते हैं रोडेंड्रॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं? रोडोन रोड रोडो रोडेंड्रॉन रोडो रोडेंड्रॉन। ठीक है, रोडेंड्रॉन पहाड़ी भी मतलब पेड़ पौधा भी यहाँ पे मिलती है। ये ठंडा एरिया में पाया जाता है रोडेंड्रॉन। इससे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और एक एग्जांपल दिया था रोडेंड्रॉन का। तो रोडेंड्रॉन ठंडा एरिया में मिलता है, उतना ज़्यादा ठंडा नहीं, लेकिन हाँ ठंडा में रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा न्योरा वैली नेशनल पार्क है, इसके एक तरफ है सिक्किम, ठीक है, और दूसरी तरफ है भूटान। ठीक है, समझ गए? तो ये न्योरा वैली के बारे में था। इसमें आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी मिलेगा, सब ट्रॉपिकल भी मिलेगा। ठीक है, टेम्परेट भी मिलेगा, लेकिन इसमें आर्कटिक नहीं मिलता। आर्कटिक वहीं पे मिलता है जो बहुत ठंडा हो। ठीक है, जो बहुत ठंडा वहीं पे आर्कटिक मिलेगा, अल्पाइन फॉरेस्ट ये सब। बाकी टेम्परेट एरिया में ये सब आपको रोडेंड्रॉन ये सब मिलता है। समझ गए? तो ये आपको न्योरा वैली के बारे में भी हो गया। नंदा देवी के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो कंचनजंगा है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कंचनजंगा है वो सिक्किम में है। ठीक है, और ये बहुत ठंडा एरिया है। ठीक है, और ये बहुत ऊंची पहाड़ी पे है। यहाँ पे आपको आर्कटिक फॉरेस्ट टाइप का मिलेगा, ठंडा ठंडा। ठीक है, और भारत का ये
वर्ल्ड हेरिटेज पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मिक्स है, मतलब इसमें कल्चरल प्लस और नेचुरल दोनों इसमें मिक्स मिलता है, इसलिए इसको मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में मैंने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको बता दिया है, ठीक। तो 52 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या, डी। क्लियर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल इज। एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों क्या है, तो आपने सुना होगा इनके बारे में। ये एक तरह का एनजीओ है दोस्तों, ठीक है, जो मानव अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक तरह का एनजीओ है, ठीक है, जो मानव के अधिकार को, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है, ठीक है। ये बना था दोस्तों 1961 में, ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है लंदन। कहाँ पे है, लंदन मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम में इसका हेड क्वार्टर है। लंदन में नहीं है, यूनाइटेड किंगडम में। देख लीजिएगा लंदन में है कि नहीं, बस हमें तो देश पता है कि ये यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखते हैं क्यों गलत है। बोल रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का टू हेल्प रिफ्यूजी ऑफ सिविल वार। देखिए यूनाइटेड नेशन का एक बड़ा एजेंसी जो गृह युद्ध के शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण है, वो आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ऑन रेफ्यूजी, यूएनएचसीआर बोलते हैं। ये बहुत न्यूज में था इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध के कारण, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शरणार्थी हो गए थे, प्लस यूक्रेन और रसिया के युद्ध के कारण। तो हमें यूएनएचसीआर के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने आपको हिंट कर दिया है कि ऑप्शन ए जो है वो यूएनएचसीआर के बारे में है, तो इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। बाकी ऑप्शन देखते हैं। बोल रहा है नॉन गवर्नमेंटल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प वेरी पुअर पीपल, अति निर्धन लोगों की मदद के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन, ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई काम का नहीं। बोल रहे हैं इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी टू कैटर टू मेडिकल इमरजेंसी वार ट्रेवेस कम रीजन्स, ये भी नहीं है। तो इस ऑप्शन के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू हमें पढ़ना पड़ेगा यूएनएचसीआर के बारे में। आंसर तो इसका बी हो गया, लेकिन यूएनएचसीआर के बारे में ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो यूपीएससी फ्यूचर में चांस है कि यूएनएचसीआर के बारे में पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग यूएनएचसीआर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यूएनएचसीआर जो है वो यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है, ठीक है। ये बना था 1950 में, ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। ये गैर जो है सरकारी नहीं, सरकारी तो है ही, गैर लाभकारी है, मतलब लाभ कमाने के लिए काम नहीं करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये किसके अंदर में काम करता है, तो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है वो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर में काम करता है। और यूनाइटेड नेशन का जो इकोसॉक काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको इकोसॉक बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके अंदर में भी ये काम करता है, तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यूएनएचसीआर के बारे में याद रखिएगा, ठीक है, क्या पता कभी पूछ ले, ठीक है। तो कब बना था, 1950 में बना था। क्यों बना था, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे देश तबाह हो गए थे और बहुत सारा रेफ्यूजी का संकट हो गया था, तो उन संकटों को दूर करने के लिए यूएनएचसीआर 1950 में बना था, ठीक है। आपको पता है कि वर्ल्ड वार जो दूसरा था वो 1939 से लेके 1945 तक चला, तो उसके बाद बहुत सारे विस्थापित हो गए लोग, रेफ्यूजी बने, तो 1950 में ये संस्था बना के उनका संकट को दूर करने का कोशिश किया गया, ठीक है। याद रखिए यूएनएचसीआर को 2 बार जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, एक बार 1954 में और एक बार 1981 में, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। अच्छा एक चीज़ और याद करना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी हम लोगों ने पीस प्राइज़ दिया है, नोबेल प्राइज़ इसको भी मिला है। इसको जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो 1977 में मिला है, ठीक, 1977 में। और इसको कब मिला, 2 बार मिला, 54 में, 81 में। तो यूपीएससी चूँकि अब फैक्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। भारत तो मेंबर होगा ही इसका, है ना, यूएनएचसीआर का। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ आते हैं, ठीक है दोस्तों। 53 के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया क्वेश्चन में, यूएनएचसीआर के बारे में भी डिस्कस कर लिया और एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में भी डिस्कस कर लिया। बाकी 2 ऑप्शन है उसका कोई मतलब है नहीं, तो उसका डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं। 53 का आंसर तो बी होगा, लेकिन ए ऑप्शन के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करिए, ताकि फ्यूचर में अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा यूएनएचसीआर से तो हमें तैयारी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं 54 की तरफ दोस्तों। अब ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, लेकिन आप लोग विश्वास करेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग को आदत हो गया है कि बस टेस्ट सीरीज बनाओ
और उसी से पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व मत करो। लेकिन देखिए सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ऑप्शन के द्वारा, है ना। देखिए बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजी हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट। बोल रहा है भारत ने कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी एक का सबसे पहले वर्णन किया गया था। लिंगराज मंदिर एट भुवनेश्वर, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, रॉक कट टेम्पल एट धौली, रॉक कट मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम, वराह इमेज एट उदयगिरी। उदयगिरी में जो वराह इमेज था इसके बारे में पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, ये कब बना था और कहाँ बना था, तो मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है, विदिशा नामक जगह पे है। और एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि ये बेतवा नदी के बगल में है, ये भी सही है। ठीक है, अगर हम बात करें कि उदयगिरी कब बना था, तो उदयगिरी गुफा जो है दोस्तों ये गुप्त वंश के समय बना है। कब बना है, गुप्त काल के में, गुप्त काल में, मतलब हम बोले तो 3rd से 5th सेंचुरी एडी में हमारा उदयगिरी का गुफा बना है। ठीक है, हमें पूछ रहा है सबसे पहले कौन बना है। देखिए आपने पढ़ा होगा धौली के बारे में। धौली कहाँ है, धौली है उड़ीसा में। और आपने पढ़ा होगा जब अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था, ठीक है, खारवेल के विरोध में, खारवेल जैन को मानता था, तो बहुत प्रभावित हुआ हिंसा से। ठीक है, और फिर ठाना कि जो है अब हम युद्ध नहीं करेंगे। तो वो कहाँ का बात है, वो धौली का बात है। अभी भी धौली में जो है गुफा है जिसमें आधा जो है हाथी का बना हुआ है। ठीक है, और बोला जाता है कि यही वो जगह है जहाँ से अशोक जहाँ कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन किया और वो फिर धम्म घोष का मार्ग फॉलो किया और लड़ाई झगड़ा जो है बंद कर दिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अशोक का कार्यकाल आपको सबको पता है, कब अशोक था, अशोक किसका था, मौर्य वंश का था। ठीक है ना, तो ये था आपका 3rd सेंचुरी से 2nd सेंचुरी बीसी में, 250 बीसी के आसपास। ठीक है, जो 3rd सेंचुरी के आसपास। ठीक, अगर मैं बात करूँ रॉक कट मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम, इसके बारे में भी ऑप्शन ने यूपीएससी रिपीट किया था। आप पहले का क्वेश्चन देखिए 2013 का 14 का मैंने बताया है। तो महाबलीपुरम में जो आपका रॉक कट मोनूमेंट है, जो पत्थर काट काट के बनाए हैं हम लोग, मतलब इमारत स्मारक जो बना है, ठीक है, ये बना है पल्लव वंश के समय में। जब पल्लव वंश थे साउथ इंडिया में तो उसके समय बना है। ठीक, और धौली के बारे में मैंने बता दिया 272 से 231 बीसी तक अशोक का समय था, तो इसी के समय धौली बना होगा। ठीक है, तो जो हमारा महाबलीपुरम में मंदिर है दोस्तों, रॉक कट बना है, वो हमारा बना है पल्लव वंश के समय में, जब पल्लव का राजा था नरसिम्हा। क्या नाम था, नरसिम्हा। तो उसके समय बना है। ठीक है, बोला जाता है 7वीं से 8वीं सदी में, सेंचुरी एडी में। तो वराह मंदिर कब है, ये आपका 3rd से 5th सेंचुरी एडी। महाबलीपुरम में बना है, पल्लव ने बनाया है, कब, नरसिम्हवर्मन ने बनाया है 7वीं से 8वीं सेंचुरी एडी में। धौली में बना है 272 से 231 बीसी में, ईसा पूर्व में। और जो लिंगराज मंदिर है ये है आपका भुवनेश्वर में, लिखा भी है भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा में। ठीक है, ये जो मंदिर बना है दोस्तों वो बना है 11वीं सदी में, 11th सेंचुरी एडी में। ठीक है, और लिंगराज मंदिर आपने देखा होगा फोटो में, है ना। तो इसको जो इस मंदिर को जो बनाया है, ये मंदिर बना है कलिंग स्टाइल में। जब हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, टेम्पल वास्तुकला, ठीक है, स्थापत्य कला, तो वहाँ पे हम बताएंगे कलिंग स्टाइल, जो एक हमारा नागर शैली है उसी का एक रूप है कलिंग स्टाइल में। ठीक है, जिसमें हम लोग दियोल बनाते हैं। जनरली नॉर्थ इंडिया का मंदिर ऐसे होता है, लेकिन साउथ इंडिया का मंदिर कैसे होता है, ऐसे ऐसे शिखर उसका। ठीक है, लेकिन जो उड़ीसा का कलिंग स्टाइल का मंदिर होता है वो ना तो ऐसे होता है ना तो ऐसे ऐसे होता है, बल्कि वो सीधा ऐसे जाता है फिर डायरेक्ट ऐसे मुड़ता है सीधा। इसको दियोल बोलते हैं, दियोल, DEUL। तो इसके बारे में बताएंगे आर्किटेक्चर में। ठीक है ना, तो भुवनेश्वर भी जो मंदिर है वो कलिंग स्टाइल में बना है। 11th सेंचुरी एडी में इसको बनाया गया है भगवान शिव के लिए। और बोला जाता है कि सोम वंश में एक राजा हुआ करते हैं ययाति, ययाति। तो ययाति प्रथम ने, जो सोम वंश का एक राजा था, उसने बनाया था लिंगराज मंदिर 11th सेंचुरी एडी में, कलिंग स्टाइल में है। तो देखिए, तो ये लिंगराज मंदिर बना है 11वीं सदी में, महाबलीपुरम 7वीं से 8वीं सदी में, वराह मंदिर जो मूर्ति है 3 से 5 एडी में। और धौली कब बना है, ये ईसा पूर्व में बना है। तो सबसे पुराना कौन होगा, धौली। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब यूपीएससी क्वेश्चन अगर पूछेगा
कि धौली के बारे में पूछ लिया, किसके समय में, तो अशोक के समय, लिंगराज मंदिर में बोल दिया, या इसको अरेंज करने बोल दिया नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, तो सब आइडिया आपको हो गया। महाबलीपुरम कहाँ है दोस्तों? महाबलीपुरम को हम लोग जो है, मैंने पहले बताया था, ये आपका जो है तमिलनाडु में एक जगह है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल जो हमारा है ना तमिलनाडु में, उसको वो टच करता है महाबलीपुरम, ठीक है। मैप भी दिखाए थे आपको पहले। तो 54 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। तो डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया इसको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का एक अनिवार्य तथ्य है, ठीक है। सामंतीय अर्थव्यवस्था मतलब फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल मतलब, सामंत का मतलब क्या होता है? लैंडलॉर्ड्स, जिसके पास ज़मीन होगा वही मालिक होगा, उसी के पास पावर होगा। तो ये ऐसा कब होगा बताइए? कोई राजा था, पहले क्या होता था कि राजा के अंदर में पूरा राज्य का ज़मीन होता था, लेकिन जैसे ही राजा कमज़ोर पड़ा तो जो बड़े बड़े जमीन लोग थे उन्होंने ज़मीन कैप्चर किया और इससे जो है टैक्स लेने लगे और पावरफुल हो गए। जो नोबल्स हुआ करते थे वो भी धीरे धीरे पावरफुल हो गए और राजा को अपने हिसाब से नचाने लगे। तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ेगा, ठीक है, तब ज़मींदार का उदय होगा, ठीक है कि नहीं? नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बहुत स्ट्रांग होगा, जैसे औरंगजेब बहुत स्ट्रांग था तो उस समय उतना फ्यूडल सिस्टम नहीं था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक बहुत कमज़ोर था तो उस समय फ्यूडलिज्म जो है बढ़ा। तो जब भी राजा कमज़ोर होगा तो सामंत व्यवस्था स्ट्रांग होगा, जब भी सेंट्रल पावर कमज़ोर होगा तो सामंत व्यवस्था स्ट्रांग होगा। समझ में आया कि नहीं? सिंपल। अभी भी देखिए, अगर मोदी बहुत स्ट्रांग है मान लो, तो आपको उतना ज़्यादा वहाँ पे ज़मींदारी उतना नहीं दिखेगा, लेकिन किसी राज्य में जहाँ सरकार कमज़ोर है तो जो ज़मीन का मालिक होगा वही सरकार चलाता है। पहले यही होता था, तब जाकर फिर हम लोगों ने भूमि सुधार करके ज़मींदारों का जो अधिक से अधिक ज़मीन था उसको सरकार अपने हाथ में ली और गरीबों के बांटी। लेकिन अभी भी देखिए बिहार में, यूपी में ज़मींदार का सिस्टम है, ठीक है। तो चलिए, पहला बोल रहा है ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड ए वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल अथॉरिटी। बोल रहा है सामंत व्यवस्था का अनिवार्य तथ्य यह है कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय तथा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। तो ये गलत हो गया, मैंने बताया केंद्र सत्ता जो है कमज़ोर होगी और प्रांत और स्थानीय सत्ता मजबूत होगी, ताकि जो जिसका ज़मीन है वही जो है सरकार चलाए। तो इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है इमरजेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड। तो भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। सही बात है, जिसके हाथ में ज़मीन उसी के हाथ में प्रशासन, जिसके हाथ में ज़मीन उसी के हाथ में नेतागिरी, वही स्वामी सबका। तो ये सही है। बोल रहा है क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वैसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड। बोल रहा है सामंत तथा उसके जो अधिपति, उसके नीचे जो होते हैं, उसके बीच में स्वामी और दास संबंध का बनना होता है। तो यही बात है, जिसके पास ज़मीन होगा वही होगा स्वामी, और जिसको वो ज़मीन दिया है रेंट पे या उधार वही होगा नौकर, दास। तो ये भी सही है। आपने पुराना मूवी देखा है मदर इंडिया, उसमें कैसे होता था देखे हैं? अभी हमको थोड़ा सा झलक दिखाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 2 और 3। तो ये चीज़ याद रखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। अगर बस आपको फ्यूडलिज्म के बारे में जानकारी था तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि नहीं? तो ज़मींदारी सिस्टम बोलिए या फ्यूडलिज्म, दोनों एक ही है, ठीक है। देखिए उस मूवी का थोड़ा सा झलक आपको दिखाते हैं कि आपको पता चलेगा किस तरह से जो ज़मींदार था और जो जिसके अंदर और जो उसके ज़मीन लिए थे, चाहे उधार में या कैसे भी, तो कितना वो तानाशाह दिखाता था, स्वामी और दास का किस तरह से संबंध था। तो देखिए दोस्तों, ये मदर इंडिया का मूवी का सीन है, आपको पता चल जाएगा किस तरह से ज़मींदार, ठीक है, और बाकी लोगों के बीच में स्वामी और दास का रिलेशनशिप था। देखिए, हुक्म करो। जवारी कटने में महीने 1.5 महीने की देर है, बस 1 मन जवारी दे दो, घर में खाने को बिल्कुल नहीं। तो चाची अब तुम लाला को खा जाओ, बस फुर्सत हो जाए। गंगा कसम, मैं तो तुम्हें उधार दे दे के तंग आ गया। जो दिया है उसका तो नाम नहीं लेती और 3 हिस्से फसल के नहीं लेते हो लाला। हाय चाची, हूँ तो ब्याज में चली जाती है ना, असल तो वहीं का वहीं धरा हुआ है। तो क्या बच्चे भूखे मरे? अच्छा बाबा, बच्चे भूखे न मरे। लाओ, क्या लाई हो रखाने को? बोलो। रखाने को? लाला, मेरा भरोसा नहीं है। भरोसे की बात अलग है चाची, ऐसे तुम शेर आज।
तो देखिए दोस्तों, आपने देखा ना कि किस तरह से जो है ये लाला मतलब लैंडलॉर्ड, और जो महिला आई थी उसको पैसा की ज़रूरत था, तो बोले कि ज़मीन अगर आपको मतलब पैसा चाहिए तो क्या गिरवी रखने के लिए किए हैं। तो एक देख रहे हो कि ये जो औरत थी किस तरह से लाला के पैर के पास बैठी थी, और वो लाला जो है स्वामी टाइप था। तो स्वामी और दास का रिलेशनशिप था हमारा सामंतवाद में, जो ज़मीन का मालिक था वही राजा, बाकी जो है उसके नौकर। इस टाइप का रिलेशनशिप को फ्यूडलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ देखते हैं। बोल रहा है बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर द सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय द। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल जो आपका फॉरेस्ट लैंडस्केप है, ठीक है, पूरा नाम है बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बायोकार्बन जो फंड है ना, ये फंड इसलिए बनाया गया था ताकि हम लोग जो है जो डिग्रेडेशन हो रहा है, ज़मीन का जो नुकसान हो रहा है उसका हम लोग भरपाई कर पाएँ। लैंड का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड का जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, उसको रोकने के लिए इस फंड का जो है निर्माण किया गया था, ठीक है। ये जो फंड है दोस्तों वो वर्ल्ड बैंक के अंदर में है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 56 का ऑप्शन होगा बी, वर्ल्ड बैंक के अंदर में है। और आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक के बारे में तो आपको सब पता ही होगा कि वर्ल्ड बैंक जो है इसको ही हम लोग ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत इसको जो है बनाया गया था, ठीक है। इसको और आईएमएफ के साथ में मिल के 1946 के आसपास इसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है। और इसका जो चेयरमैन होता है वो कन्वेंशन बना है कि वो अमेरिका से ही होगा, इसका जो हेड होगा। और जो आईएमएफ होगा उसका जो हेड होगा वो यूरोप से होगा, ऐसा जो है प्रथा बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो बना है दोस्तों वो 1966 में बना है। इसका हेड क्वार्टर है मनीला, मनीला में इसका हेड क्वार्टर है। और भारत भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है, भारत भी इसका मेंबर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आईएमएफ के बारे में आपको पता ही है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों साथ साथ बना था 1945-46 के आसपास, ठीक है। और आईएमएफ का भी हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में, लेकिन आईएमएफ का जो हेड है वो आता है आपका कहाँ से, यूरोप से आता है। ऐसा कन्वेंशन बना है, प्रथा बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात करें तो ये एमिशन गैप जो रिपोर्ट है हमारा ना, एमिशन, ठीक है, एमिशन गैप रिपोर्ट ये जारी करता है यूएनईपी, ठीक है। और यूएनईपी का जो हेड क्वार्टर है वो आपका है नैरोबी, केनिया में, केनिया में, KENYA, केनिया या केनिया बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी जो फंड है इसके बारे में मैंने इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ाया है, तो उसको वहाँ पे देखिए। और कुछ अगर फंड छूट गए तो उसको हम लोग 1-2 वीडियो बना के कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो 56 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन होगा डी। बाकी ऑप्शन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। बायोकार्बन फंड क्यों बनाया गया था आपको समझ में आ गया। जो भी मरुस्थलीकरण हो रहा है या जब भूमि का जो है ख़राब हो रहा है उसको हम लोग दोबारा से रीस्टोर कर ले, ताकि आपको पता है भूमि अगर ख़राब होगा तो पेड़ पौधा भी नाश होगा, और पेड़ पौधा ख़त्म हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा, क्योंकि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और हम लोग को ऑक्सीजन देता है। लेकिन जब ज़मीन ही ख़राब हो जाएगा तो पेड़ पौधा ख़राब हो जाएगा, और पेड़ पौधा ख़राब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और धरती हमारा धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा गर्म होगा। इसलिए बायोकार्बन फंड जो बनाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा अंदर में, ठीक है, वो किस लिए बनाया गया है, ताकि हम लोग, लिखा भी हुआ है इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, ताकि फॉरेस्ट का जो लैंडस्केप है उसको हम सस्टेनेबल तरीक़ा से मैनेज कर पाएँ। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन था और फंड से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ देखते हैं। देखिए, बोल रहा है इंडिया इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से भारत किसका सदस्य है, ठीक है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, अपेक जो बोलते हैं, APEC, ठीक है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। अगला बोल रहा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको
एशियान में बताया था, एशियान इसको बोलते हैं। और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये टॉपिक रिपीटेड है। और मैंने वहाँ पे बताया था कि एशियान का जो देश है उसको याद करने के लिए एक निमोनिक है, बीपीएल, टीवी, मिमिक्स। टोटल 10 देश एशियान में आते हैं। ब्रुनेई, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया एंड सिंगापुर। ये टोटल 10 देश एशियान में आते हैं दोस्तों। ठीक है, एशियान बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो एशियान का तो मेंबर इंडिया है ही नहीं। ठीक है, दूसरा हमारा ऑप्शन चला गया। अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन दोस्तों वो इनके देश मेंबर हैं जिसका बाउंड्री जो है पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर को टच करता है। जो भी देश का सीमा रेखा प्रशांत महासागर को टच करता है वही जो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के मेंबर है। क्या भारत की सीमा पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर से टच करती है? नहीं करती है, इसलिए इंडिया का इसका मेंबर नहीं है। इसमें टोटल जो है दोस्तों 21 देश इसके मेंबर हैं जो प्रशांत महासागर के जिसका बाउंड्री है। जैसे नाम सुन लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, यूएसए और वियतनाम। तो जितना भी देश मैंने आपको बताया सबका बाउंड्री प्रशांत महासागर को टच करता है। चूँकि इंडिया का नहीं करता है इसलिए इंडिया जो है अपेक का मेंबर नहीं है। अपेक जो बनाया गया था वो 1989 में बनाया गया था, 1989 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है सिंगापुर। ठीक है, समझ गए? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जो एशियान है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, तो इंडिया पहला और दूसरा का मेंबर नहीं है। जो ईस्ट एशिया समिट है दोस्तों, ठीक है, इसका इंडिया मेंबर है। ठीक है, इंडिया किसका मेंबर है? ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है। ईस्ट एशिया समिट जो है दोस्तों 2005 से शुरू हुआ है और इसमें टोटल 18 देश हैं। तो 10 तो एशियान वाले देश हो गए इसमें जो शामिल हैं, इसके अलावा 8 देश और हैं। तो 8 देश कौन कौन है? तो एक तो हमारा इंडिया है। ठीक है, तो एशियान में टोटल 10 देश है प्लस 8 देश और हैं, तभी तो 18 होगा। तो ईस्ट एशिया समिट में 18 देश हैं। तो एक हो गया इंडिया, फिर है चाइना, फिर है जापान, फिर है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, रूस और यूएसए। तो टोटल 18 देश हो गए। एशियान में 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो टोटल 18 देश जो है ईस्ट एशिया समिट के सदस्य हैं। बना कब था? 2005 में, याद रखिएगा। और आपका होमवर्क एक और है कि ईस्ट एशिया समिट का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। ठीक है, क्या इसका हेड क्वार्टर है भी या नहीं भी है? तो इंडिया मेंबर है इसका, हाँ है। तो तीनों में से इंडिया सिर्फ और सिर्फ ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है। इंडिया एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मेंबर नहीं है और एशियान का भी मेंबर नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 गलत होगा, सिर्फ 3 सही होगा। बाकी तीनों ऑप्शन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो 57 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। बोला इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर द इम्पोर्ट ऑफ। भारत में इस्पात उद्योग उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? मतलब क्या ज़रूरत पड़ता है भारत को बाहर से मंगाने का स्टील के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि भारत में दोस्तों हमारे पास, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन 58 क्या बोल रहा है कि अगर भारत स्टील प्रोडक्शन करता है तो हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ता है इंपोर्ट करने का। तो अगर हमको पता चल जाएगा कि स्टील में क्या क्या चाहिए, तो अगर उसका भाग किसी कमी रहेगा तो भारत उसको बाहर से मंगाना पड़ेगा, है ना। तो स्टील के लिए क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए दोस्तों स्टील के लिए आयरन ओर। आयरन ओर, तो क्या भारत में आयरन ओर, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट मिलता है? हाँ मिलता है। तो क्या मंगाएगा ये? नहीं। उसके बाद भारत को चाहिए कोकिंग कोल। कोकिंग कोल क्या करेगा? उससे हम लोग जो भी आयरन का ओर है उसको बहुत गर्म करेंगे और फिर उससे आयरन निकालेंगे, है ना। उस फिर स्टील बनाएंगे कार्बन मिला के, मैग्नीज और ये सब मिला के। तो क्या भारत में कोकिंग कोल है? नहीं है। भारत में जो है कोकिंग कोल दोस्तों नहीं मिलता है।
हम लोग 70% कोकिंग कोल जो होता है वो भारत में जितना भी कोल है, ठीक है, तो जितना भी हम लोग स्टील प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, उसका 70% हम लोग यूज करते हैं कोयला, ठीक है। मतलब जितना भी स्टील प्रोड्यूस करेंगे उसका 70% स्टील में कोयला यूज होता है। बोला जाता है कि अगर हम 1 टन अगर स्टील बनाते हैं तो उसमें 0.8 टन कोकिंग कोल चाहिए। तो आप समझ रहे हो 70 से 80% हमें क्या चाहिए, कोकिंग कोल। तो कोकिंग कोल तो बहुत चाहिए। तो क्या भारत में कोकिंग कोल है? नहीं है उतना ज़्यादा जितना चाहिए, ठीक है। भारत का कोयला जो है वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है। कोकिंग कोल जो होता है दोस्तों, वो आपका जो बिटुमिनस कोल होता है उससे बनता है, ठीक है, कोकिंग कोल। इसमें क्या करता है, कोयले को बहुत हाई टेम्परेचर पे हम लोग गर्म करते हैं, फिर वो कोकिंग कोल बनता है, जिसमें भारत में कोल इंडिया की एक सब्सिडरी या नाम है BCCL, धनबाद में है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ये कोकिंग कोल को प्रोड्यूस करती है, लेकिन इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती है कि जितना हमें स्टील के लिए चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग को कोकिंग कोल को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या सॉल्ट पीटर मतलब सोरा और रॉक फॉस्फेट मतलब सैल फॉस्फेट, क्या ये भी हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि सॉल्ट पीटर जो होता है इसका प्रोड्यूस होता है दोस्तों बारूद बनाने में, रॉकेट में जो ईंधन होता है उसमें यूज होता है, पटाखा में यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका प्रयोग होता है उर्वरक बनाने में। तो इसका स्टील बनाने में प्रोड्यूस नहीं होता है, इसका सॉल्ट पीटर का, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ठीक। उसके बाद रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट दोस्तों इससे भी हम लोग फर्टिलाइज़र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उर्वरक। रॉक फॉस्फेट से आप इसमें फॉस्फेट है मतलब फॉस्फोरस, फर्टिलाइज़र बनाएंगे। क्योंकि मिट्टी को कितना चाहिए, पेड़ पौधा को चाहिए NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। रेशियो होना चाहिए 4:2:1, तो फॉस्फोरस भी चाहिए। तो फॉस्फोरस हम लोग रॉक फॉस्फेट से बनाते हैं, तो इसके लिए नहीं चाहिए हम लोग स्टील के लिए। तो कोकिंग कोल चाहिए, आंसर होगा 58 का C, ठीक है। जो कोल है दोस्तों, कोल, उससे UPSC ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। भारत का जो कोयला होता है उसमें जो सल्फ़र होता है वो कम होता है, लेकिन एनर्जी होता है जो वो भी कम होता है। भारत के कोयला से ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलता, इसलिए हम लोग ज़्यादा कोयला यूज करते हैं एनर्जी के लिए। सल्फ़र कम होता है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा यूज करेंगे कोयला तो सल्फ़र भी ज़्यादा निकलेगा, है ना। अगर लेकिन हम पर केजी अगर देखें कोयला में कितना सल्फ़र होता है तो बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी इंडिया सल्फ़र डाइऑक्साइड के पॉपुलेशन में पूरे विश्व में पहले स्थान पर इसलिए है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कोयला यूज करते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सल्फ़र निकलता है। विदेश भी कोयला यूज करता है, लेकिन वहाँ के कोयले से सल्फ़र पर केजी कम निकलता है और कम अमाउंट में यूज करते हैं कोयला। लेकिन इंडिया में कोयला ही मेन ईंधन है, फ्यूल है, और होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग कोयला को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो कोयला हम लोग का अगर संसाधन है तो हम लोग यूज करेंगे, लेकिन हाँ अगर गैस वैस हो रहा है हार्मफुल गैस तो उसको हम लोग टेक्नोलॉजी के द्वारा कम करेंगे। लेकिन कोयला को हमें यूज करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं भारत से गरीबी को दूर करना और औद्योगिक विकास करना चाहते हैं तो। नहीं तो क्या होगा, बिना ऊर्जा का कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 58 का आंसर क्या होगा दोस्तों? C। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 59। बोल रहा है द प्रोविजंस इन द 5th शेड्यूल एंड द 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया था ये शेड्यूल, तो मैंने बताया था भारत के संविधान में टोटल कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची है, ठीक है। और हर अनुसूची में अलग अलग चीज़ लिखा हुआ है, इसके बारे में डिटेल में पहले बताएं। तो 5वीं अनुसूची में जो लिखा हुआ है वो शेड्यूल्ड एरिया के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें 10 शेड्यूल्ड एरिया के बारे में लिखा गया है। और छठे में हम लोग ट्राइबल एरिया के बारे में लिखे हैं, तो 4 ट्राइबल एरिया का वर्णन है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो टोटल जो है 6 शेड्यूल में हमें कितना उल्लेख है? 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। और 5th शेड्यूल में टोटल 10 राज्य आते हैं, लेकिन उसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 6 शेड्यूल में उनको स्थान दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो 5th और 6th शेड्यूल है दोस्तों, उसमें जो हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो नहीं लगता है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट मतलब पंचायती राज सिस्टम को हम लोग
5th और 6th शेड्यूल में लागू करने के लिए पेसा एक्ट लेके आए थे, पंचायत राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको पॉलिटिकल लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया था। तो 5th और 6th शेड्यूल इसलिए लाया गया है ताकि हम लोग जो है प्रोटेक्ट करें इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, 5th शेड्यूल का या 6th शेड्यूल का। डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, इसके लिए तो भैया ऐसा कुछ है नहीं। इसके लिए आपको पता है फजल अली कमीशन और ये सब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो। फिर बोला डिटरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, इसके लिए तो हमारे पास 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, पैसा एक्ट है, तो ये भी नहीं होगा। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट, ऐसा नहीं है कि बॉर्डर जो स्टेट है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में। बाकी जो है पैसा एक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, बाकी जो बाउंड्री के बारे में हम लोग स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ लिए। हम लोग को इस ऑप्शन में ये जो ऑप्शन है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट, इसके लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देते हैं, तो उसके बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में, क्या पता यूपीएससी पूछ ले कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब इलेक्शन आता है तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो डिमांड है वो राज्य की तरफ से बढ़ने लगता है। ठीक है, तो हम लोग को इसलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में पढ़ लेना चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी हिंट कर दिया है 2015 में ऑप्शन नंबर 4 में, है ना। तो अगर हम बात करें क्या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में दोस्तों, ठीक है, तो देखिए हमारा जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसने ये बोल दिया था कि कोई ज़रूरी नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अब नए नए राज्य को देने के लिए। इसके कारण उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश को अभी तक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला है। ठीक है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है दोस्तों, इसमें जो सेंटर होता है केंद्र सरकार, वो राज्यों को स्पेशल कैटेगरी में बांट देता है ताकि राज्य के विकास में जो है कुछ सहायता केंद्र सरकार की तरफ से स्पेशल फैसिलिटी मिलेगा, उसके सोशियो इकोनॉमिक जो भी उसको दिक्कत है उसके लिए और ज्योग्राफी दिक्कत है इसलिए। ठीक है, संविधान में कहीं भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में उल्लेख नहीं है। ठीक है, फिर जो हमारा 5th फाइनेंस कमीशन था 1969 में, उसके सलाह पे हम लोगों ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है दिया। तो 1969 में हम लोगों ने सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया है 5th फाइनेंस कमीशन के सलाह पे, वो दिए थे जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दिए थे। ठीक है, ठीक है, तो अभी जो है दोस्तों टोटल 11 राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया हुआ है, जिसमें असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। ठीक है, और 3 जो राज्य थे जम्मू कश्मीर, असम एंड नागालैंड, इनको दिया हुआ है। ठीक है, और तेलंगाना को भी हम लोगों ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया, मतलब टोटल समझ लो 11 राज्यों के 11-12 राज्यों को हम लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिए हैं। 14th फाइनेंस कमीशन बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का। ठीक है, खाली हम नॉर्थ ईस्ट के लिए और जो 3 और पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए दे सकते हैं। 3 पहाड़ी राज्य मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनको दिया जा सकता है और नॉर्थ ईस्ट को दिया जा सकता है। क्या नॉर्थ ईस्ट में सभी राज्यों को दिया गया है? तो देखिए असम को दिया गया है, नागालैंड को, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, और देखिए अरुणाचल प्रदेश को भी दिए हैं, त्रिपुरा को भी दिए हैं, मिजोरम को भी दिए। 3 ये हो गया, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 राज्यों को तो दिया है। नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 राज्य और एक सिक्किम, 8 को ये हो गया याद आपको। उसके अलावा जम्मू कश्मीर याद कर लीजिए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, 8 3 11, एक तेलंगाना 12, तो टोटल समझ लो कि 12 राज्य को दिया गया है। ठीक है, अब तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, फिर भी उसको भी दे के रखें, हटाए नहीं है उससे। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, पहले जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था कि नहीं था, लेकिन 370 हम लोग हटा दिए ना, तो जम्मू कश्मीर को भी अब स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया। तो अब जम्मू कश्मीर को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। तो टोटल जो राज्य है जिसको स्पेशल स्टेटस है वो 7 हो गया नॉर्थ ईस्ट का, 1 हो गया सिक्किम, 8 हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 10 हो गया, और एक तेलंगाना 11। तो अभी प्रेजेंट में 11 राज्यों को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देते हैं दोस्तों, वो देते हैं गडगिल फार्मूला के आधार पे। ठीक है, तो गडगिल फार्मूला ने बोला कि अगर कहीं पे पहाड़ी है, एरिया है,
कहीं का पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, या फिर ट्राइबल लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं उस राज्य में, या उस देश का बाउंड्री जो है नेबरिंग कंट्री के साथ टच करता है, या उस देश में इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकवर्डनेस है, ठीक है, या राज्य के पास पैसे की कमी है। तो ये 5 आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहेगा तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे सकता है। क्यों राज्य डिमांड करता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का? राज्य इसलिए डिमांड करता है कि अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी राज्य को मिल जाएगा तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजनाएं होती है, नॉर्मल केस में इसमें 75% जो पैसा होता है वो देता है आपका केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 25% जो पैसा होता है देता है वो राज्य सरकार देता है, या 60% पैसा देता है केंद्र सरकार और 40% पैसा देता है राज्य। लेकिन वहीं अगर जब किसी को अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है तो उस केस में राज्य सरकार पैसा देता है 10% और केंद्र सरकार उसको पैसा देता है 90%। इसीलिए राज्य डिमांड करते हैं कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार कुछ पैसा अगर दे रहा है राज्य सरकार को और वो पैसा अगर राज्य सरकार उस साल में खर्च नहीं करता है तो नॉर्मल केस में वो पैसा केंद्र सरकार के पास वापस चला जाता है। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में अगर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसा दिया किसी साल के लिए और वो खर्चा अगर नहीं कर पाया तो वो पैसा राज्य सरकार के पास ही रहता है, वो पैसा केंद्र सरकार के पास वापस नहीं जाता है, ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी को मिलता है तो उसको टैक्स वैक्स में उस राज्य को छूट मिलता है और केंद्र सरकार उसको ज़्यादा पैसा भी देती है। एक बात आप याद रखिएगा, जितना भी केंद्र सरकार का बजट होता है उसका 30% बजट जो होता है वो जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और अभी जो है 14 फाइनेंस कमीशन बोला है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है देने का ज़रूरत नहीं है किसी को, ठीक है। इसलिए भारत सरकार अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को अगर राज्य डिमांड करता है तो उसको नकार देता है, बोलता है कि नहीं, हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अब कोई भी राज्य को नहीं देंगे, ठीक है। तो ये था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में। मैंने जो भी पॉइंट बताया कि संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, जम्मू कश्मीर ये सब को दिया गया था 1969 में पहली बार 5वें फाइनेंस कमीशन के द्वारा के सलाह पे गडगिल फार्मूला ने 5 फार्मूला दिया, 5 बताया स्टैंडर्ड्स मानक कि किसके आधार पर हम दे सकते हैं। वो सारा पॉइंट अब याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर को अब नहीं देते हैं क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद उसको हटा दिया गया है, क्लियर। तो ये हमारा था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो ये एकदम आप याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में, क्योंकि उसका एक ऑप्शन था, देखिए, बॉर्डर स्टेट, मतलब जो स्टेट बाउंड्री शेयर करते थे। एक ऑप्शन था गडगिल फार्मूला में एक पैरामीटर, तो ये ऑप्शन उसमें आ गया, इसीलिए इम्पोर्टेंट। और देखिए इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ये तो 5th शेड्यूल में भी है, प्लस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में भी राज्य सरकार प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारा याद रखिएगा। 59 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, बाकी मैंने इसको ऑप्शन डी के बारे में अच्छे से आपको बता दिया। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट, कि संघ की सरकार, यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। बोल रहा द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। बोल रहा है संघ की सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। बोल रहा है जो राजस्व विभाग है वो संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। मैंने आपको बताया था राजस्व विभाग नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक है, आर्थिक मामलों के जो विभाग होता है वो बजट बनाता है, ना तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्योंकि बजट में देखिए 2 पार्ट होता है, एक होता है रेवेन्यू की कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, रिसिप्ट, और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर की कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू तो सिर्फ वो बताएगा ना कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा खर्च हो रहा है कौन बताएगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। और ओवरऑल बजट जो बनाता है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। फिर बोल रहा है नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। दोस्तों मैंने जब आपको पढ़ाया था फंड के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, तो उसमें मैंने 3 फंड का चर्चा किया था। एक राज्य के संचित निधि जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते थे, ठीक है, आर्टिकल जिसका 266 के तहत होता है। एक मैंने आपको लोक खाता बना के बारे में बताया था, पब्लिक अकाउंट के बारे में, वो भी आर्टिकल 266 के तहत बनता है। और एक बताया था मैंने कंटिजेंसी फंड के बारे में, आकस्मिक निधि के बारे में, वो आर्टिकल 267 के तहत बनता है। और मैंने ये बताया था कि अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपको कंटिजेंसी फंड से पैसा निकालना है तो उसके लिए सरकार खुद से कर सकता है, वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। वहीं अगर पब्लिक अकाउंट से निकालना पैसा तो इसके लिए आपको जो है पार्लियामेंट का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट में जो पैसा होता है वो पब्लिक का ही पैसा होता है। तो पब्लिक जो पैसा जमा करता है तो बस सरकार एक बैंक के रूप में बस काम करता है और उसको पैसा वापस कर देता है जब वो डिमांड करता है। तो ठीक है, तो ये सारा पॉइंट मैंने आपको पार्लियामेंट के टॉपिक में बढ़िया से डिटेल में पढ़ा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। बाकी आपका काम ये है कि पॉलिटिकल लेक्चर देखिए, ठीक है, या फिर अगर लेक्चर आपको नहीं देखना है तो लक्ष्मीकांत में पब्लिक अकाउंट जो है और आपका जो कंटिजेंसी फंड है और जो कंसोलिडेटेड फंड है, तीनों के बारे में डिटेल में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सही। फिर बोल रहा है ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। मैंने अभी बताया कि सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, भारत का जो संसद ये संचित निधि है, बस उसी से पैसा अगर निकालना है तभी भी आपको चाहिए संसद से परमिशन, ऑथराइजेशन। नहीं तो पब्लिक अकाउंट के लिए और कंटिजेंसी फंड के लिए नहीं चाहिए। लेकिन इसमें बोल रहा है कि चाहिए, तो गलत बात है। तो कौन सा सही है बताइए? सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2। ठीक है, सॉरी, केवल 2 ही सही है। बाकी आपका काम ये है कि कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि यूपीएससी ने फिर से क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो कंसोलिडेटेड फंड से क्वेश्चन आया है वो है। तो अगर हम बात करें 2020 में, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है 2020 का क्वेश्चन है पॉलिटी का एक जगह। ठीक है, तो इसका जब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन 4 पढ़िए। आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है तो उसके लिए आधार मैंडेटरी है, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कंसोलिडेटेड फंड से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2018 में आया है। क्या आया है? दूसरा ऑप्शन का ऑप्शन बी पढ़िए, ये कोई भी पढ़ लीजिए। बोला मनी बिल हैज़ प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मतलब मनी बिल में प्रावधान है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है कि मनी बिल जो पैसा होता है वो तो कंसोलिडेटेड फंड से होता है, या फिर उसमें जो हम लोग पैसा जो है, और लिखा है यहाँ पे एंड नहीं लिखा है कि दोनों से, मनी बिल में जो भी पैसा होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। तभी पार्लियामेंट का अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है मनी बिल के लिए, लोकसभा का, है ना। अगर हम एक और क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये आया है 2015 में। 2015 में जब क्वेश्चन देखेंगे आप तो एक और क्वेश्चन कंसोलिडेटेड फंड से आया है। देखिए ऑप्शन भी पढ़िए, बोल रहा है नो, जो अभी हमने किया, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फॉर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इसका गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है कि बिना पार्लियामेंट के परमिशन के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया है 2012 में। तो 2012 में जब ये क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा ऑप्शन पढ़िए, बोल रहा था सैलरी ऑफ द जजेज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैज़ टू वोट। सुप्रीम कोर्ट का जज का सैलरी कहाँ से लिया जाता है? ये लिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और उसमें चार्ज होते हैं, और उसमें पार्लियामेंट का जो है कोई भी रोल नहीं होता है चार्ज एक्सपेंडिचर में। बस वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिस्कस कर सकता है, वो उसको वोटिंग उस पर नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो याद रखिएगा। तो ये हो गया। और कौन सा क्वेश्चन आया है कंसोलिडेटेड फंड से? तो देखिए, और 96 का क्वेश्चन ऑप्शन तो देखिए, ये क्वेश्चन आया है 2012 में। 2012 में क्वेश्चन ये आया है कंसोलिडेटेड फंड से कि, एक मिनट इधर देखिए, अच्छा 2012 में फिर से क्वेश्चन आया, दो क्वेश्चन आया है कंसोलिडेटेड फंड से। जो ऊपर हमने देखा देखिए है, बोला विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल। सही बात है, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पैसा लाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट के द्वारा एक बिल ला के ही करना पड़ेगा, जिसको अप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। ये भी सही है। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड जो है ना, फंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है 2011 में। क्या पूछा है कि द ऑथराइजेशन फ्रॉम द विड्रॉवल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। अगर हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना चाहते हैं तो कहाँ से, किससे परमिशन लेना पड़ेगा? भारत के पार्लियामेंट से।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। फिर देखिए ये भी क्वेश्चन आया है हमारा 2011 में, जिसका एक ऑप्शन कंसोलिडेटेड फंड है। बोल रहा है ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसिप्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू। भारत सरकार जो भी टैक्स से पैसा कलेक्ट करता है या बिजनेस से कलेक्ट करता है तो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलता है। देखिए एक टॉपिक से 6 से 8 क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं? और कोई अगर नहीं पढ़ेगा, ऊपर ऊपर पढ़ के जाएगा तो फिर गलत करेगा। तो हमने इसमें आपको होमवर्क ये है कि कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट तीनों के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा है, तो तीनों का आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको बता देंगे कि यहाँ पे देखिए पूछा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, है ना? तो हम यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट जो है वित्त मंत्रालय के अंदर में है। क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो गूगल पे आप सर्च मारेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री तो आपको मिल जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री का वेबसाइट। ठीक है, जिसका एक नया इनिशिएटिव है ई कॉफ़ी टेबल बुक। ठीक है, तो इसमें देखिए निर्मला सीतारमन इसकी मिनिस्टर, ये सब तो यूपी से पूछता नहीं है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हमारा जो वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके अंदर 6 मंत्रालय आती है। कौन कौन? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, डीपम बोलते हैं जिसको। और है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री में था, लेकिन अब इसको जो है ये जो डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं नया वाला डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में डाले हैं। ठीक है, तो अगर हम एक एक डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ें, ठीक है, कि क्या उसका रोल है, तो आपके लिए एक काम का आएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा ही पढ़ेंगे आपको पूरा पता चल जाएगा। कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए कि ये नोडल डिपार्टमेंट है क्या करने के लिए, तो कि जो भी सरकार का खर्चा होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को भारत सरकार में, और भारत सरकार राज्य सरकार को जो पैसा देती है वो पूरा लेखा जोखा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड सेंट्रल पे कमीशन। देखिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछ दे कि जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है, और जो सेंट्रल पे कमीशन है, जो भुगतान आयोग होता है पे कमीशन, ठीक है, तो उसका रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो आधा बच्चे का तो हवे निकल जाएगा कि कौन डिपार्टमेंट मारे। तो क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा भारत सरकार का जो गवर्नमेंट का अकाउंट बनाता है वो यही डिपार्टमेंट बनाता है। इसके अलावा जो ऑडिट का कमेंट या ऑब्जर्वेशन होता है उसको मॉनिटर यही करता है। इसके अलावा ये भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री होता है, डिपार्टमेंट होता है, उसका जो भी मान लीजिए लोक सेवा है तो उस लोक सेवा का खर्चा कितना हुआ, क्योंकि नाम ही है इसका एक्सपेंडिचर, तो अलग अलग डिपार्टमेंट जो सर्विस देता है उसका कितना खर्चा हुआ ये मदद करता है उसको निकालने में, उसको रिव्यू करने में काम आता है। साथ ही साथ ये भी देखता है कि सरकार का जो भी खर्चा है वो किस तरह से उसका आउटकम को और किस तरह से आउटपुट को हम लोग और बढ़िया से बेहतरीन कर सकते हैं, वो ये काम देखता है। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री जो भी खर्चा पानी करती है उसका मेन डिपार्टमेंट रेगुलेट करने का यही होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद और इसमें कुछ काम का नहीं है। इसके अलावा ये जो डिपार्टमेंट है इसी से और भी संस्था जुड़ी हुई है, जैसे पर्सनल एंड इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इसके अंदर में है, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इसके अंदर में है, ऑफिस ऑफ चीफ एडवाइजर कॉस्ट पूछ सकता है कौन से अकाउंट में आता है, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस इसी से लिंक है, पब्लिक फाइनेंस सेंट्रल डिवीज़न इसी से लिंक है। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट है दोस्तों ये काम करता है। इस डिपार्टमेंट के अंदर एक इंस्टीट्यूट भी है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट NIFM। ये इंस्टीट्यूट इस डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता है जो फरीदाबाद में है, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। काम ये डिपार्टमेंट के अंदर में ही करता है ये इंस्टीट्यूट, लेकिन स्वायत्त है, मतलब अपने मन से भी बहुत सारी चीज़ कर सकता है। तो ये हो गया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में, समझ में आ गया। अगर हम देखें उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, 1 मिनट, ये अबाउट डिपार्टमेंट में जाएंगे। ठीक है, तो हमको कहाँ मिलेगा ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, हम इसको यहीं पे खोज लेते हैं, अबाउट अस
अबाउट अस। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, आर्थिक मामलों के विभाग का, तो ये जो विभाग है ये भारत सरकार का जो पॉलिसी होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी और जो कार्यक्रम होता है वो यही बनाता है। इसके अलावा भारत सरकार का जो बजट है वो यही बनाता है, यूनियन बजट। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, उसको भी बनाने का जो जिम्मेदारी है वो इसी को दिया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को, ठीक है। उसके बाद जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, महंगाई से रिलेटेड फिजिकल पॉलिसी बनाना है, पब्लिक फाइनेंस बनाना है, इन्फ्लेशन, पब्लिक डेट का मैनेजमेंट करना है, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, सभी चीज़ को यही मिनिस्ट्री, ये जो डिपार्टमेंट है वो यही देखता है, ठीक है, समझ रहे हो। इसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के जो अधिकारी होते हैं उसको ट्रेनिंग व्रेनिंग देने का काम यही करता है। इसके अलावा जो बैंक नोट को कितना प्रोड्यूस करना है, कॉइन्स को प्रोड्यूस करना है, अलग अलग डिनोमिनेशन का, पोस्टल का स्टेशनरी, पोस्टल स्टाम्प, कैडर मैनेजमेंट, सब यही सारा चीज़ देखता है, ठीक है। पहले इसके अंडर में एक संस्था हुआ करता था, FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जो इसी के अंदर में होता था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में और इस डिपार्टमेंट के अंदर में। लेकिन बाद में अभी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड अब नहीं है, अब ये काम नहीं करता है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोगों ने दीपम करके एक संस्था बनाया है, मैंने आपको दिखाया था। तो ये जो संस्था है दोस्तों दीपम, अब ये काम करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो हमने एक्सपेंडिचर देख लिया, इकोनॉमिक अफेयर्स का मिनिस्ट्री देख लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के बारे में, तो ये रेवेन्यू का मामला देखिए कि कहाँ कहाँ से भारत सरकार को जो है पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये अब आपका होमवर्क है कि आप जो है बाकी जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, वो क्या काम करती है देखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो आपका देखते हैं जन धन योजना, ये सारा चीज़ जो है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस यही जो है देखती है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये आ गए मोदी जी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो है जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे फसल बीमा सुरक्षा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जन धन योजना है, ठीक है, अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया योजना है, ठीक है, मुद्रा योजना है ना, सुरक्षा बीमा योजना है, वही घूम घूम के आ रहा है। तो सारा चीज़ को यही मिनिस्ट्री जो है देखती है, याद रहेगा, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का, ठीक है, तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मामलों को देखती है। तो क्या सभी इन्वेस्टमेंट को देखती है, तो इसके बारे में आपको सर्च करना है, ठीक है, कि क्या सभी को देखती है। तो लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डील्स, ये डील करता है भारत सरकार का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, भारत सरकार की कंपनियां में, वो सारा चीज़ को ये देखता है कि किस तरह से किसको डिसइन्वेस्टमेंट करना है, विनिवेश करवाना है, प्राइवेटाइजेशन करना है, या कुछ स्टेक माइनॉरिटी स्टेक बेचना है, ठीक है, या फिर कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग करना है। कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब कि क्या उसको पैसा कितना कम देना है, ज़्यादा देना है, सारा चीज़ यही मिनिस्ट्री देखती है। मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक सेल, है ना, प्राइवेटाइजेशन, सारा चीज़ को यही देखती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान देंगे आप। उसके बाद लास्ट जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। पहले जो ये डिपार्टमेंट था दोस्तों वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के अंदर में था, ठीक है, ठीक है। तो ये आप जो डिपार्टमेंट देख रहे हैं पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री में था, लेकिन बाद में इसको हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में डाले, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर में था, बाद में इसको हम लोगों ने फिनांस मिनिस्ट्री में डाला है, ठीक है। इसका मकसद यही है जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं किस तरह से उसको प्रतिस्पर्धा उसमें बढ़ाएंगे, किस तरह ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, वो इसका मकसद है, बस समझ गए ना। और ये जो पब्लिक डिपार्टमेंट है वो 1962 से 67 जब लोकसभा का मीटिंग था तो उस में बोला गया कि हमारे पास एक होना चाहिए पब्लिक इंटरप्राइज के लिए एक डिपार्टमेंट, ठीक है। तब जाके हम लोगों ने इसको 1965 में बनाया और शुरू में ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में था, लेकिन बाद में 1985 में इसको हम लोगों ने उद्योग मंत्रालय के अंदर में डाल दिया, फिर बाद में हम लोगों ने इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में डाल दिया, ठीक है। तो ये इसका कहानी है, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोगों ने जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर में डिपार्टमेंट था उनके बारे में देख लिया, ताकि फ्यूचर में अगर इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो हम बना ले जाएंगे। ठीक है, बाकी बच्चे इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं मतलब आप उससे मार्जिन में आसानी से आप सही कर लेंगे, उनका सही नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो 60 का जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 से करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए और बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, और जो भी बेसिक बुक्स मैंने पढ़ाया है दोस्तों, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको देखिए। ठीक है, और साइंस टेक का भी जो कोर्स है वो 20 दिसंबर से आएगा। ठीक है, वहाँ से साइंस टेक हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और एकदम क्वालिटी कंटेंट पढ़ाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा साइंस टेक में। आसानी से आप साइंस टेक के 8 से 10 क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इस तरह का जो डिस्कशन करवाया जा रहा है वह उससे आपको फ़ायदा हो रहा है और कितना फ़ायदा हो रहा है और कैसा लग रहा है। क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे कि हाँ हम लोग जो है सही दिशा में हैं और हम लोग 5 साढ़े 5 महीना पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।